हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे हमारी उसी चेन को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम जिस डिटेक्टर की बात करेंगे वो डिटेक्टर है गैस क्रोमेटोग्राफी का, और वो डिटेक्टर का नाम है नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर। नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर, जिसे एनपीडी भी कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। साथ ही साथ इसके दो नाम और हैं, तो इसको कहा जाता है थर्मो आयोनिक स्पेसिफिक डिटेक्टर और अल्काइली फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। ये दो नाम भी इसी डिटेक्टर के हैं। तो एग्जाम में आपसे इन दो नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर, जिसको बोला जाता है एनपीडी, उसके दो नाम और हैं। इसका पहला नाम है थर्मो आयोनिक स्पेसिफिक डिटेक्टर और अल्काइली फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। अल्काइली फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, इन दो नामों से इस डिटेक्टर को जाना जाता है। तो चलिए समझते हैं कि इस डिटेक्टर का प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग क्या होता है। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि नाइट्रोजन फास्फोरस, तो इस डिटेक्टर का यूज किया जाता है उन कंपाउंड्स के लिए जिसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रेजेंट होता है। ये हम दूसरे शब्दों में बोले तो इस डिटेक्टर का यूज किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो अब हम इसके डायग्राम से समझते हैं। तो साइड में मैं इस स्लाइड में आपको डायग्राम शो कर रहा हूं, तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी वर्किंग कैसे होती है और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो चलिए समझते हैं इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल को। तो समझते हैं इसके वर्किंग को और इसके प्रिंसिपल को। तो मैं साइड में आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं। तो इस डायग्राम में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस सैंपल का इसका वर्किंग कल्चर कैसा होता है। तो देखिए यहां पर कि सबसे पहले जो आपका सैंपल होता है वो कॉलम से पास आउट होकर डिटेक्टर पे पहुंचता है। तो डिटेक्टर पे कॉलम्स के बाद जो डिटेक्टर का पार्ट चालू होता है, तो सबसे पहले होता है इधर स्टील की एक जेट या स्टील का एक जैकेट होता है, वहां से आपका सैंपल पास आउट होता है। तो जैसे ही आपका सैंपल उस स्टील की जैकेट के अंदर ही, मतलब वहीं से, जिस नली के अंदर से आप देख रहे हैं, तो इस नली से जब आपका सैंपल पास आउट हो रहा है तो हाई प्रेशर से जाता है और यहीं से आपको हाइड्रोजन गैस दी जाती है नीचे की तरफ से। तो नीचे की तरफ से आपका सैंपल हाइड्रोजन में डिसॉल्व होके ये गैस जो होती है वो आपके सैंपल को आगे की ओर ले जाती है चेंबर में। यहां चेंबर के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो बहुत ही सिंपल वे में और इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जब इस चेंबर में आपका सैंपल जो कि हाइड्रोजन गैस के साथ डिसॉल्व हो चुका है वो उस सैंपल में पहुंचता है, तो यहां पर होती है आपकी रुबिडियम बेड। ये रुबिडियम बेड के चारों ओर होती है हाइड्रोजन की प्लाज्मा। ठीक है, रुबिडियम बेड, और वो सराउंडेड होती है हाइड्रोजन की प्लाज्मा से, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो ये सराउंडेड है हाइड्रोजन की प्लाज्मा से। तो जैसे ही आपका जो सैंपल होता है ये इस प्लाज्मा के कांटेक्ट में आता है और वहां पर ये क्या होता है, बर्न हो जाता है, आपका सैंपल जल जाता है। सैंपल जल जाएगा तो क्या होगा, रेडिएशन इमिट होगी। रेडिएशन इमिट होगी तो उनकी एक वेवलेंथ होगी, बट यहां पर ये नहीं होता, यहां पर इमिट होते हैं आयंस। ठीक है, यहां पर इमिट होते हैं आयंस। फिर से बताता हूं आपको, आपका सैंपल हाइड्रोजन गैस के साथ डिसॉल्व होगा और जाएगा वो एक चेंबर की तरफ जहां पर होगा रुबिडियम बेड, जो कि सराउंडेड होगी हाइड्रोजन की प्लाज्मा से। जैसे ही आपका सैंपल हाइड्रोजन की प्लाज्मा के कांटेक्ट में आएगा वो बर्न हो जाएगा। साथ ही साथ इस चेंबर को कंप्रेस्ड एयर भी प्रोवाइड की जाएगी, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस तो आ ही रही है। तो हाइड्रोजन गैस और कंप्रेस्ड एयर की प्रेजेंस में रुबिडियम बेड के चारों तरफ होगा हाइड्रोजन प्लाज्मा, जिसके कांटेक्ट में आने पे आपका सैंपल बर्न हो जाएगा। अब होगा ये कि जैसे ही आपका सैंपल बर्न होगा तो हमको यहां डिटरमाइन क्या करना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो यहां पर नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो आयंस होंगे वो रिलीज होंगे। जैसे ही वो आयंस रिलीज होंगे तो वहां पर आपका जो कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजन और फास्फोरस को कंटेन कर रहा है वो आयंस को रिलीज कर देगा। जैसे ही वो आयंस को रिलीज करेगा, ये आयंस जो होंगे वो कलेक्टर की तरफ जाएंगे और कलेक्टर से आके टकरा जाएंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रोड लगा हुआ होगा और ये इलेक्ट्रोड जो होगा यही आपका आयन कलेक्टर होगा। और जैसे ही जितने आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस के आयन इलेक्ट्रोड से साथ या आयन कलेक्टर के साथ टकराएंगे, उसके बेसिस पे आपको यहां पर ग्राफ मिलेगा। तो जितने ज्यादा कलेक्टर टकराएंगे उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन है, कम कलेक्टर टकराएंगे तो कम कंसंट्रेशन है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के कलेक्टर जो होंगे वो रिलीज होंगे और हमारे आयन कलेक्टर के साथ टकराएंगे, और उसी के बेसिस पे यहां पर हमको सैंपल के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन और फास्फोरस की कंसंट्रेशन का पता चलता है। तो बहुत सिंपल है। एक चीज और कि ये कौन, जैसे अब आप गेस कीजिए कौन सा कलेक्टर डिटेक्टर है, कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। तो ये फर्स्ट क्लास को बिलोंग करता है, मतलब ये डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर है, क्योंकि यहां पर हमारे कंपाउंड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, और उसके हम किसी और फिजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हम यहां कंपाउंड को
डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट क्लास का डिटेक्टर जो कि है डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर। तो बहुत ही इजी और सिंपल वे है और नाइट्रोजन और फास्फोरस को डिटरमाइन करने के लिए आता है। काफी सिलेक्टिव डिटेक्टर है, सेंसिटिव डिटेक्टर है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर बहुत इजी और सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के थैंक यू वेरी मच। और अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिटेक्टर के बारे में। हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं गैस क्रोमैटोग्राफी के डिफरेंट डिटेक्टर्स की। जैसे कि आप जानते हैं, तो साथ ही साथ आज हम बात करेंगे जिस डिटेक्टर का आज नंबर है, वो डिटेक्टर है फोटो आयोनाइजेशन डिटेक्टर, जिसका शॉर्ट फॉर्म में जिसका नाम कहा जाता है PID। तो फोटो आयोनाइजेशन डिटेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका वर्किंग क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फोटो आयोनाइजेशन डिटेक्टर के बारे में। तो जैसे कि फोटो आयोनाइजेशन डिटेक्टर का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, साथ ही साथ ऑर्गेनिक हेटेरोएटम्स और डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो इसका यूज जो है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी क्लास है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि इसका जो यूज है वो काफी ज्यादा है। साथ ही साथ ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप का डिटेक्टर है, मतलब क्लास 2 में आता है। तो समझते हैं कि इसकी वर्किंग क्या होती है और इसका प्रिंसिपल क्या है। तो बिल्कुल सिंपल वर्किंग है। तो जैसे मैं आपको बिल्कुल इसमें शॉर्ट नोट में मैंने आपको ये समझाया है, तो मैंने इसके कुछ 6 पॉइंट बनाए हैं। तो ये 6 पॉइंट के अंदर मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करी है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो इस 6 पॉइंट को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो आपके शॉर्ट नोट बन जाएंगे, तो आपके एग्जाम में काफी यूजफुल हो सकते हैं। साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी ये जो शॉर्ट नोट है काफी यूजफुल होंगे। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, जैसे ही हमारा कंपाउंड जो होता है वो कॉलम से पास आउट होकर डिटेक्टर पे पहुंचता है, कॉलम से पास आउट होकर हमारा सैंपल जैसे ही कैरियर गैस के साथ में डिटेक्टर पे पहुंचता है, उसके ऊपर हाई एनर्जी फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है। मतलब उसके ऊपर हाई एनर्जी फोटॉन्स जो होते हैं वो डाले जाते हैं। वो फोटॉन्स जो होते हैं वो लैंप जो होता है उसका, हमारे डिटेक्टर का, उस लैंप से रिलीज होते हैं। उस लैंप से निकलते हैं ये हाई एनर्जी फोटॉन्स और हमारे सैंपल के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब होता है कि जैसे ये फोटॉन्स हमारे सैंपल के ऊपर आते हैं, बॉम्बार्डमेंट होती है, तो हमारे सैंपल के अंदर क्या होता है, एक तरह के आयोनाइजेशन होता है। हमारे सैंपल जो होते हैं आयोनाइज होते हैं, बट एक शर्त है, यहां पर वही कंपाउंड जो होंगे आयोनाइज होंगे जिनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल फोटोन की एनर्जी से कम होगा। फिर से समझते हैं, जैसे ही फोटोन्स की बम्बार्डमेंट हुई हमारे सैंपल पे, तो हमारे सैंपल्स जो होंगे वो आयोनाइज हो जाएंगे, बट वही सैंपल आयोनाइज होंगे जिनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसके ऊपर अप्लाई होने वाले फोटॉन्स से कम होगा या फोटॉन्स की एनर्जी से कम होगा। तो जिन जिन सैंपल की या जिन जिन सैंपल्स के आयंस की आयोनाइजेशन पोटेंशियल फोटॉन्स की एनर्जी से कम होगा वो आयोनाइज हो जाएंगे, और ये आयोनाइज कंपाउंड जो होंगे या आयोनाइज आयंस जो बने ये जाएंगे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रोड्स जो होगा वो आयन कलेक्टर होगा। और जैसे ये आयंस जो कि आयोनाइज हो चुके हैं वो इलेक्ट्रोड्स पे पहुंचेंगे, वैसे ही वहां पर करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर करंट के फ्लो के बेसिस पे हमको यहां पर ग्राफ मिलेगा और ग्राफ के बेसिस पे हम कंपाउंड की कंसंट्रेशन और प्यूरिटी को डिटरमाइन करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, बस एक इंपॉर्टेंट चीज यही वाला पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जब हमारे सैंपल के ऊपर जो कि कॉलम से पास आउट होकर डिटेक्टर पे पहुंचा है, जब उसके ऊपर फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट होगी तो वो आयनाइज होगा, बट वही कंपाउंड आयनाइज होगा जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल फोटोन की एनर्जी से कम होगा, वो आयनाइज हो जाएगा और वो पहुंचेगा सीधे इलेक्ट्रोड के पास जो कि है आयन कलेक्टर। और इलेक्ट्रोड के पास जैसे ही पहुंचेगा तो इलेक्ट्रोड करंट का फ्लो कर देगा और वहां पर जो भी करंट का फ्लो होगा तो उसके बेसिस पे हमको ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा ग्राफ प्लॉट होगा और उसी ग्राफ के बेसिस पे हम कंपाउंड की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे। तो बहुत इजी और सिंपल इसका मैकेनिज्म है फोटो आयोनाइजेशन डिटेक्टर, PID डिटेक्टर। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, इसका जो एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये डिटेक्टर बहुत सिंपल वे में और इजी वे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन
चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।